Hello students, let's start with our new topic that is infertility. हम STDs किस तरह से स्प्रेड होती हैं, किस तरह से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या है? A large number of couples all over the world including India are infertile. हमें पता है कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कपल्स हैं जो इनफर्टाइल हैं। अब हम वर्ड यूज करते हैं इनफर्टाइल। व्हाट इज इनफर्टाइल? एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी इनफर्टिलिटी की? अ कपल इज सैड टू बी infertile if they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. It means किसी भी कपल को इनफर्टाइल कब कहा जाएगा? If they are unable, अगर वो अनेबल हैं, चिल्ड्रन नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं या प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो रहा है और कोई भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल कोहैबिलिटेशन मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इफ दे आर अनेबल टू बियर चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन द कपल इज सैड टू बी इनफर्टाइल। तब उस कपल को इनफर्टाइल कहा जाएगा। इनफर्टिलिटी के पीछे क्या रीजन हो सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के पीछे। फिजिकल रीजंस हो सकते हैं, मींस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर वर्किंग ना हो, प्रॉपर गैमीट की फॉर्मेशन ना हो रही हो। सेकेंड इज कॉन्जेनाइटल, मीन बाय बर्थ ही उनमें ऐसा कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से वो इनफर्टाइल हो। नेक्स्ट, कोई डिजीज, पहले वो बिल्कुल सही थे, बाद में कोई ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है, तो दैट इज सेड टू बी इनफर्टाइल। नेक्स्ट, ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स ड्रग्स में मेडिसिन भी आ जाती हैं और बाकी ड्रग्स भी आ जाती हैं। तो ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी कोई भी पर्सन जो है इनफर्टाइल हो सकता है अगर इस तरह की कोई, हालांकि सारी ड्रग्स में ऐसा नहीं होता है, किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट के कारण ये हो सकता है। इम्यूनोलॉजिकल, इट मीन्स कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्सन में है जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है। एंड लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस जैसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही हो। तो ये तो है रीजन बिहाइंड इनफर्टिलिटी। बहुत बार आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फर्टिलिटी, व्हाई अ पर्सन इज सैड टू बी इनफर्टाइल, और व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड दैट। अब आ जाता है मिथ। मिथ क्या है? सोसाइटी में एक बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी गलत जो है वो धारणाएं जो है वो रहती हैं, दैट आर मिथ जिनको कहा जाता है। वो क्या होती है? इन इंडिया मोस्टली फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। मोस्टली फीमेल्स को ही जो है ब्लेम किया जाता है अगर वो चाइल्डलेस रहते हैं, इफ दे आर अनेबल टू बियर चिल्ड्रन, तो फीमेल को उसमें ब्लेम किया जाता है। बट प्रॉब्लम कुड हैव बीन प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द टू पार्टनर्स। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फीमेल में ही हो, दोनों पार्टनर में से किसी भी पार्टनर में वो डिजीज, कोई प्रॉब्लम जो है हो सकती है। दिस शुड बी क्लैरिफाइड बाय प्रॉपर टेस्ट एट हेल्थ केयर यूनिट्स। तो ये कैसे पता चलेगा? अगर जो प्रॉपर टेस्ट है मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों के प्रॉपर जो टेस्ट जो है वो करवाए जाएं, कहाँ पे? हेल्थ केयर यूनिट्स या इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं स्पेशल, वहां पे टेस्ट करवाए जाएं तो ये क्लियर हो सकता है। These clinics could help the couples to regain fertility after corrective treatment of any disorder detected. It means अगर वहां पे प्रॉपर डिसऑर्डर और प्रॉपर प्रॉब्लम का पता चलता है तो ये क्लिनिक्स उनको दोबारा से फर्टिलिटी या उनको फर्टिलिटी रीगेन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे हेल्प कर सकते हैं ये क्लिनिक? द टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प द कपल्स टू हैव चिल्ड्रन are known as assisted reproductive technologies. अब वो टेक्नोलॉजीज
जो आज किसी भी इनफर्टाइल कपल को हेल्प कर सकता है टू बियर चिल्ड्रन, इनको कहते हैं असिस्टेड। असिस्ट मीन टू हेल्प। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, मीन टू रीगेन फर्टिलिटी, तो उनको कहते हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो अब आ जाते हैं हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर। कौन कौन सी हैं ये? तो assisted reproductive technologies, nowadays many advanced ARTs are available which can be applied according to conditions of couple। आजकल ऐसी बहुत सारी assisted reproductive technologies जो है अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स में, जिनको जो है किसी भी कपल जो उसकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई किया जा सकता है। तो हम इनको 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले है IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आपको यहाँ पे इन विट्रो टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इन विट्रो मीन इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, नॉट इनसाइड द बॉडी बट आउटसाइड द बॉडी। मीन्स आर्टिफिशियल कंडीशंस में जो फर्टिलाइजेशन करवाई जाए, जो बॉडी के आउटसाइड, क्योंकि नेचुरल कंडीशन तो होती है इनसाइड द बॉडी, तो आउटसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाई जाती है तो दैट इज नोन एज IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी मेंटेनिंग प्रॉपर कंडीशंस। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो आर्टिफिशियली आउटसाइड द बॉडी जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है और उसमें सारी की सारी कंडीशंस प्रॉपर मेंटेन करके रखी जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने बहुत बार सुन रखा होगा टेस्ट ट्यूब बेबीज का क्या होते हैं। नाम से आप गलत मीनिंग नहीं लेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स बेबी की डेवलपमेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या प्रोसीजर है इसको आपको बताती हूँ। इसमें क्या किया जाता है, ओवम या तो वाइफ से या किसी डोनर से, अगर इन केस वाइफ में ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो तो डोनर से ओवम ले लिया जाता है, नहीं तो अगर नॉर्मल ओवम का प्रोडक्शन उनमें हो पा रहा है और फर्टिलाइजेशन किसी वजह से नहीं हो पा रही है तो वाइफ से भी ओवम लिया जाता है। फिर स्पर्म, अगर तो हस्बैंड नॉर्मल है, स्पर्म्स जो है इजैकुलेशन सब नॉर्मल है, तो स्पर्म्स जो है वहां पे हस्बैंड से कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और इन केस अगर कोई वहां पे प्रॉब्लम हो स्पर्म प्रोडक्शन में तो डोनर से स्पर्म्स लिए जा सकते हैं। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। तो इसमें वाइफ से भी लिया जाता है, नॉर्मल वाइफ है नॉर्मल हस्बैंड है तो दोनों से ही गैमीट्स ले लिए जाते हैं। एक अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें डोनर का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गैमीट ले लिए जाते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है इन साइमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी, बाहर साइमुलेटेड कंडीशन जो हमने मेंटेन कर रखी है उन कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और फिर फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की। अब जाइगोट की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। अब ये जब जाइगोट में जब क्लीवेज होगा इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, तो जब ये अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में आ जाएगा, अभी ये लैब कंडीशन में ही है, ध्यान रखना है। उसके बाद 8 ब्लास्टोमेयर कंडीशन में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो मदर की फेलोपियन ट्यूब में हम इसको ट्रांसफर अब कर सकते हैं। अगर हम 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में जो अर्ली एम्ब्रियो है, इसको अर्ली एम्ब्रियो भी कहा जा सकता है। 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज मीन्स अर्ली एम्ब्रियो। तो इस स्टेज में इसको अगर हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ZIFT, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज को अगर हम ट्रांसफर करते हैं इनटू द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि 8 की जो स्टेज होती है वो फेलोपियन नेचुरली भी वो फेलोपियन ट्यूब में ही होती है, तो दैट इज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसको हम जाइगोट स्टेज में भी कर सकते हैं और अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमेयर से आगे की स्टेजेस आ जाती हैं तो इसको फिर कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, इनटू द यूट्रस।
क्योंकि आफ्टर 8 16 32 सेल स्टेज यूट्रस में ही होती है, जिसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और उसके बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगी। तो इस स्टेज को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाएगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो ये दो टेक्निक आपने याद रखनी है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें जाइगोट या 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर इससे ज्यादा वाली स्टेजेस हो जाएं तो उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये तो थी टेस्ट ट्यूब बेबी में किस किस टेक्निक को यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है एम्ब्रियोज। अब मान लो एम्ब्रियोज फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब है नेचुरल कंडीशन में। तो अगर मान लो कोई सरोगेट मदर है जैसे, या कोई एम्ब्रियो की भी डोनर होते हैं, हम कहते हैं स्पर्म डोनर, ओवम डोनर। कुछ फीमेल्स जो है एम्ब्रियो डोनर को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो उनमें एम्ब्रियोज जो कि उनके नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनके जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें बनी हुई है या उनकी यूट्रस में है, उसको भी यूज किया जा सकता है इनटू द फीमेल हु कांट कंसीव। जिन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाती, मान लो फेलोपियन ट्यूब जो है उनमें बंद हो चुकी है या कुछ और डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही, लेकिन एक कंडीशन आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी है, अगर उनका यूट्रस सुटेबल है इम्प्लांटेशन के लिए, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कंसीव नहीं हो पा रहा, तो उस केस में किसी भी एम्ब्रियो डोनर से, एम्ब्रियो तो कहाँ बनी होगी फिर वो, इन विवो वाली यूज भी कर सकते हैं हम, इन विट्रो वाली भी यूज कर सकते हैं। इन विवो में तो किसी और फीमेल की एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके यूट्रस से या उसकी फेलोपियन ट्यूब से, जो रिसीवर है उसमें जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। और इन विट्रो वाले में लैब कंडीशन में जो हमने एम्ब्रियो बनाई है वो है इन विट्रो, तो उसको भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में जो दोनों टाइप की एम्ब्रियो है उनको फीमेल में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब एक और टेक्नोलॉजी है दैट इज GIFT, दैट इज ऑल्सो इन विवो। इन विवो क्या मीनिंग है इन विवो का? इट मीन्स गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें गैमीट्स को ही डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाएगा? इफ फीमेल कांट प्रोड्यूस ओवम, अगर ओवम उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा और उसका यूट्रस नॉर्मल है और फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है लेकिन ओवम ही नहीं बन रहा, सारी जो है बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, फेलोपियन ट्यूब ठीक हैं, लेकिन मान लो कि वो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस में किसी और से गैमीट जो है वो ले लिया जाता है, किसी डोनर से ओवम ले लिया जाता है और ओवम डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पे नेचुरली ही फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो इसको ये इन विवो है, क्योंकि इसमें आगे की जो होंगी स्टेजेस वो सारी की सारी जो फर्टिलाइजेशन होगी वो तो इनसाइड बॉडी ही होगी, तो इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। अब एक और टेक्निक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कि एक इन विट्रो टेक्निक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि ओवम या तो मदर से या डोनर से किसी से भी ले लिया जाता है और उसको लैब कंडीशन में उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं स्पर्म्स। अब ये कब परफॉर्म किया जाता है, किन केसेस में इसको यूज किया जाएगा? अगर मान लो जो मेल पेरेंट है उसमें जो स्पर्म का काउंट है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, और जो फीमेल पेरेंट है उसमें नॉर्मल जो है ओवम बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही क्योंकि स्पर्म का काउंट लो है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। तो इसमें स्पर्म जो है डायरेक्टली जो है इसमें इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या पहले भी सुना होगा आपने, दैट इज ऑल्सो इन विवो। इन विवो क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नेचुरल कंडीशन में होगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर मान लो मेल पार्टनर में जो इंसेमिनेशन है वो नहीं हो पा रहा हो प्रॉपरली, या स्पर्म काउंट जो है इजैकुलेट में बहुत ही कम हो, इजैकुलेट मीन सेमन,
सेमन में जो है स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो या इंसेमिनेशन नहीं हो पा रही हो मेल पार्टनर से, तो उस केस में जो सेमन है वो क्या किया जाता है प्रोसेस की, सेमन फ्रॉम हेल्दी डोनर, या तो हेल्दी डोनर से ले लिया जाएगा या फिर मेल पार्टनर से ले लिया जाएगा और उसको डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द वेजाइना, या तो वेजाइना में इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी किया जाता है यूट्रस डायरेक्ट, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं। तो डायरेक्ट इंजेक्शंस के थ्रू जो इंसेमिनेशन है वो डायरेक्ट यूट्रस में करवा दिया जाता है। तो ये तो थी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट कि ARTs आजकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही हैं इनफर्टाइल कपल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम और है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं ARTs के साथ एसोसिएटेड। फर्स्ट, दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, स्पर्म कब तक वायबल हैं, कितने ड्यूरेशन में ओवम को कलेक्ट किया जाएगा, ये सारी प्रिसीजन होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए और उसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ी, इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज हो रहे हैं, तो ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दीज मेंशन्ड फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली इन अ फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री। बहुत ही कम सेंटर्स हैं जिनमें ये टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अब ड्यू टू एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो बहुत ही कम कपल्स हैं जिनके लिए अफोर्डेबल हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं इन मेथड्स को। एंड लास्ट, पीपल डू नॉट अडॉप्ट। बहुत सारे लोग इनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स, क्योंकि इमोशनली ही उनका कंसेप्ट रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट होता है और वो इन मेथड्स को नॉर्मल नहीं मानते हैं, नेचुरल्स नहीं मानते हैं। रिलीजियस बिलीव्स भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोग इनको नहीं जो है अडॉप्ट करना चाहते। अब बात आ जाती है क्या कोई और ऑप्शन भी इन कपल्स के पास बचता है? यस, देयर इज एन ऑप्शन। वी नो दैट अल्टीमेट, हम जानते हैं कि इन सभी मेथड्स का अल्टीमेट यूज क्या है, मेन एम क्या है, टू हैव चिल्ड्रन, टू बियर चिल्ड्रन। तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दिस, दैट इज अडॉप्शन। अडॉप्शन अगर कर लिया जाए, इंडिया में हमें पता है बहुत सारे ऐसे ऑर्फेंड चिल्ड्रन हैं और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन है जो कि अगर उनकी केयर ना की जाए तो हो सकता है वो सरवाइव कर ही ना पाए मैच्योरिटी तक। ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑर्फेन्स हैं जो कंट्री में हैं और जिनके पेरेंट्स का पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। तो अगर उनको अडॉप्ट कर लिया जाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। सो द कपल्स हु आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, अब जो कपल्स फाइनेंशियली साउंड नहीं है और ART अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं तो उनको अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अडॉप्शन से इन जो चिल्ड्रन हैं और फ्रेंड हैं इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है और जो पेरेंटहुड को भी इंजॉय कर सकते हैं कपल्स। आजकल जो अडॉप्शन है ये एक लीगल प्रोसीजर है और बेस्ट मेथड माना जाता है फॉर कपल्स हु लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो अडॉप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर ये ऑप्ट करना चाहें तो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ ARTs। आपने इसमें याद रखना है कि कौन सी ART इन विवो है, कौन सी जो है या इन विट्रो है और किस कंडीशन में किस ART को यूज करना चाहिए। तो एक छोटा सा आपको मैं यहाँ पे चार्ट दिखा रही हूँ जिसके थ्रू आप इजीली याद रख सकते हैं। ARTs दो तरह की होती हैं, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो में आ जाती है ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये किसमें, जाइगोट और 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में किया जाता है, ये 8 से ज्यादा स्टेजेस में किया जाता है। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगर स्पर्म काउंट लो है तो इस केस में डायरेक्टली स्पर्म इंजेक्ट किए जाते हैं। इन विवो में आ जाती हैं GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसमें गैमीट्स को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है।
ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, किसी भी फीमेल में जो एम्ब्रियो नेचुरली बन रखी है उसको वहां से ट्रांसफर किया जाता है इनटू द रेसिपिएंट फीमेल यूट्रस में, तो दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। एंड लास्ट वन इज AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें जो है सेमन को कलेक्ट करके डायरेक्टली या तो फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में उनको इंजेक्ट किया जाता है। तो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ।